किसी ने क्या खूब कहा है, हमें किसी चीज की अहमियत दो ही हालातों में पता चलती है, उसको पाने से पहले या उसको खोने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। इस स्टोरी के जरिए आज हम जानेंगे कि आपके गुण की आपकी कीमत क्या है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी, जिसके जरिए आज हम जानेंगे कि आपके गुण की ही आपकी कीमत क्या है। एक जाने माने स्पीकर ने हाथों में 500 का नोट लहराते हुए अपनी सेमिनार शुरू की। हाल में बैठे सैकड़ों लोगों से उसने पूछा, ये 500 का नोट कौन कौन लेना चाहता है। हाथ उठना शुरू हो गए। फिर उसने कहा, मैं इस नोट को आप में से किसी को एक को दूंगा, पर उससे पहले मुझे ये कर लेने दीजिए। और उसने नोट को अपनी मुट्ठी में निचोड़ना शुरू कर दिया। और फिर उसने पूछा, कौन है जो अब भी यह नोट लेना चाहता है। अभी भी लोगों के हाथ उठने शुरू हो गए। अच्छा, उसने कहा, अगर मैं ये कर दूं। और उसने नोट को नीचे गिराकर पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। उसने नोट को उठाई, वह बिल्कुल चिमुड़ी और गंदी हो गई थी। क्या अभी भी कोई जो इसे लेना चाहता है? और एक बार फिर हाथ उठने शुरू हो गए। स्पीकर बोला, दोस्तों, आप लोगों ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ किया, पर फिर भी आप इसे लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सब होने के बावजूद नोट की कीमत घटी नहीं। उसका मूल्य अभी भी 500 था। जीवन में कई बार हम गिरते हैं, हारते हैं। हमारे लिए हुए निर्णय हमें मिट्टी में मिला देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आपके साथ चाहे जो हुआ हो या भविष्य में जो हो जाए, आपका मूल्य कम नहीं होता। आप स्पेशल हैं, इस बात को कभी मत भूलिए। कभी भी बीते हुए कल की निराशा को आने वाले कल के सपनों को बर्बाद मत करने दीजिए। याद रखिए, आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो है आपका जीवन। दोस्तों, आपके अंदर का ज्ञान या विद्या जो आपने मेहनत करके प्राप्त की है, आपकी जो भी विशेषता या गुण है, जो आपके अंदर की ताकत है, जो आत्मविश्वास है, उसे न कोई छीन सकता है, न उसे खराब कर सकता है। यह कहानी यही सिखाती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, इन सब बातों को बनाए रखने के लिए आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहिए। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो दिन परिवार के साथ गुजरे वो जिंदगी है, और जो दिन परिवार के बिना गुजरे वो उम्र है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि आपके जीवन की प्रथम प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी, जिसके जरिए हम जीवन की पहली प्राथमिकता को जानेंगे। फिलॉसफी के एक प्रोफेसर ने कुछ चीजों के साथ क्लास में प्रवेश किया। जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली शीशे का जार लिया और उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरने लगे। फिर उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या जार भर गया है। तब सभी स्टूडेंटों ने कहा कि हाँ, भर गया है।
तब प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ों से भरा एक बॉक्स लिया और उन्हें जार में भरने लगे। कंकड़ पत्थरों के बीच खाली जगह में भर गए। एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने हाँ में उत्तर दिया। तभी प्रोफेसर ने एक सैंड बॉक्स निकाला और उसमें भरी रेत को जार में डालने लगे, और रेत ने भी बची खुची जगह भी भर दी। और एक बार फिर उन्होंने पूछा कि क्या जार भर गया, और सभी ने एक साथ उत्तर दिया, हाँ अब तो जार भर गया है। तभी प्रोफेसर ने एक पानी की 2 बोतल निकाली और पानी को जार में डालने लगे, और पानी भी बची खुची जगह में भर गया। और एक बार फिर उन्होंने पूछा कि क्या जार भर गया, और सभी छात्रों ने एक साथ उत्तर दिया, हाँ जार भर गया है। फिर प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ जाएं कि जार आपकी जीवन को दर्शाता है। बड़े बड़े पत्थर आपके जीवन की जरूरी चीजें हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, यानी आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके माता पिता। मतलब ऐसी चीजें कि अगर आपकी बाकी सारी चीजें खो भी जाएं और सिर्फ ये रहें, तो भी आपकी जिंदगी पूर्ण रहेगी, खुशियां साथ रहेंगी। ये छोटे छोटे कंकड़ कुछ अन्य चीजें हैं, जैसे कि आपकी नौकरी, आपका घर, आपका परिवार, आपका कारोबार इत्यादि। और ये रेत और पानी बाकी सभी छोटी मोटी चीजों को दर्शाती हैं, जो कि आपकी जिंदगी में होती हैं। अगर हम जार को पहले रेत से भर देंगे तो कंकड़ों पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यही हम समझाना चाह रहे थे प्रोफेसर, कि हमारे जीवन के साथ होता है। अगर हम अपना सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में लगा देंगे तो आपके पास कभी उन चीजों के लिए समय नहीं होगा जो आपके लिए प्रथम प्राथमिकता है। उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपकी खुशियों के लिए जरूरी है। बच्चों के साथ खेलिए, अपने जीवन साथी के साथ हंसी मजाक कीजिए, टाइम पास कीजिए। काम पर जाने से के लिए, घर पर साफ करने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, इन सब के लिए समय तो मिल ही जाता है। पर पहले पत्थरों पर ध्यान दीजिए, ऐसी चीजें जो सचमुच आपके लिए हैं, इनको अपनी प्रथम प्राथमिकता दीजिए। बाकी चीजें बस रेत और पानी है। इसीलिए तो कहता हूं कि प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में, और कमेंट्स जरूर कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि एक सत्य के कई रूप हो सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, पर कभी छू कर महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया कि भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था।
सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। मैं समझ गया, हाथी एक खंभे की तरह होता है। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूं, ये तो पेड़ के तने की तरह है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए सभी को समझाया, नहीं नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है, उन्होंने उत्तर दिया। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया है वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। अच्छा, ऐसा है, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई भी विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वो सभी सच कह रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं। लेकिन यह संभव है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो, उसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हो जो सही हों। इसीलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। तो अब अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी के हिस्से किसी और के पास है। तो दोस्तों, इसलिए इस छोटी सी कहानी से जो हमें सीखने को मिलता है कि सत्य के कई रूप हो सकते हैं और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, मन को एक ही दिशा प्रयोजन में लगाए रखना ही एकाग्रता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए हम जानेंगे एकाग्रता की शक्ति क्या होती है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए स्टोरी के माध्यम से देखते हैं एकाग्रता क्या होती है। अभिजीत ने कुछ समय पहले ही एमबीए किया था और उसे एक अच्छी जॉब की तलाश थी। 3 दिन पहले की बात है, उसने एक जॉब इंटरव्यू दिया था और कल ही उसके पास उस कंपनी से कॉल आ गई। आज वह बहुत ही खुश था क्योंकि आज वह दिन है जब वह उस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है। बड़ी गर्मजोशी के साथ उसने अपनी जॉब की शुरुआत की। अभिजीत एक ईमानदार, हार्ड वर्किंग और अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाने वाला एक काबिल इंसान था। इसलिए कंपनी का मालिक अभिजीत को बहुत पसंद करता था। अभिजीत कुछ ही दिन हुए उसे जॉब करते हुए कि उसका मन ऑफिस से उबने लगा। उसने देखा कि उसके सहयोगी अपने काम में मन चुराते थे, काम न करने का कोई न कोई बहाना बनाते रहते थे।
और कभी कभी एक दूसरे से अपने बॉस की बुराई करने में भी बहुत समय बिता देते थे। इस तरह का वातावरण अभिजीत को पसंद नहीं आ रहा था। उसने महसूस किया कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों की सोच अच्छी नहीं है, क्योंकि वह खुद ऐसा कभी नहीं करता। इसलिए उसे लगा कि उसके साथ कार्य करने वाले लोगों का लेवल अच्छा नहीं है। यही सब सोचकर उसने जॉब छोड़ने का मन बना लिया और नौकरी छोड़ने की एप्लीकेशन के साथ अपने बॉस के ऑफिस में पहुंच गया। बॉस ने उसकी एप्लीकेशन देखी और पूछा, क्या बात है अभिजीत, जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? अभिजीत ने बॉस को पूरी बात बताई और बोला, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, उन लोगों का थिंकिंग लेवल बहुत नीचा है। बॉस ने कुछ देर सोचा और कहा, यह तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो जॉब छोड़ सकते हो, लेकिन जॉब छोड़ने से पहले मैं आपको एक काम दूंगा। क्या तुम काम करना चाहोगे? अभिजीत ने रिप्लाई दिया, क्यों नहीं सर, बताइए क्या करना है। तभी बॉस एक पानी से भरा ग्लास देते हुए अभिजीत से बोले, तुम इस ग्लास को लेकर अपने ऑफिस के 2 चक्कर लगाओ और फिर मेरे पास आ जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ग्लास में से एक बूंद भी पानी नीचे ना गिरे। अभिजीत को यह काम बहुत अजीब लगा, लेकिन वह वादा कर चुका था, फिर क्या था। अभिजीत उस पानी से भरे ग्लास को लेकर ऑफिस के चक्कर लगाने लगा। जब 2 चक्कर पूरे हुए तो वह बॉस के ऑफिस में फिर पहुंचा और बॉस को इस बारे में बताया। अब बॉस ने उससे प्रश्न पूछा, क्या एक बूंद भी पानी नहीं गिरा? अभिजीत बोला, बिल्कुल नहीं सर, पर आपने ऐसा करने को क्यों कहा सर? बॉस ने फिर प्रश्न किया, जब तुम पानी से भरे ग्लास को लेकर ऑफिस में घूम रहे थे तो ऑफिस के लोग क्या कर रहे थे? अभिजीत ने कुछ सोचा और बोला, सर पता नहीं वह क्या कर रहे थे, क्योंकि मेरा ध्यान ग्लास के पानी पर था। मुझे लगता है कि सभी लोग उस समय अपना कार्य कर रहे थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। तभी बॉस हंसकर बोले, ऐसा नहीं, सभी लोग वही कार्य कर रहे थे जिससे तुम्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस समय उन लोगों पर न होकर पानी से भरे ग्लास पर था, जिसकी वजह से तुम अपना कार्य भी सही से कर पाए और लोगों की और तुम्हारा ध्यान भी नहीं गया। यह सुनकर अब अभिजीत भी मुस्कुरा रहा था। बाद में बॉस बोले, सोचो, यदि पानी से भरे ग्लास की जगह तुम्हारा काम हो जो तुम ऑफिस में करते हो, और तुम उस काम को यदि उसी एकाग्रता से करो जिस एकाग्रता से पानी से भरे ग्लास को ले जा रहे थे, तो तुम्हारा ध्यान लोगों की तरफ नहीं जाएगा। अभिजीत अभी भी मुस्कुरा रहा था। अब वह आगे बढ़ा और अपनी एप्लीकेशन उठाकर बॉस के केबिन से बाहर निकला और अपने काम में एकाग्रता से जुट गया। दोस्तों, इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है कि अधिकतर लोग जीवन में सफलता इसीलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वह इधर उधर लोगों की बातों पर या अपने आसपास हो रही घटनाओं पर ही ध्यान लगाते रहते हैं और अपने कार्य में एकाग्रता नहीं ला पाते, जबकि उनमें अपने कार्य को अच्छे से करने की योग्यता होती है। एकाग्रता हमारे दिमाग की वह शक्ति है जिसको हम यदि किसी काम पर केंद्रित करते हैं तो हमारे दिमाग की पूरी ऊर्जा उस कार्य को पूरा करने में जुट जाती है और वह कार्य पूर्ण होकर ही रहता है। तो दोस्तों, एकाग्रता के साथ काम करते रहिए, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ ही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस में कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी का किया एहसान कभी भूलो मत, और अपना किया एहसान कभी याद मत करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए हम आज जानेंगे कि एहसान फरामोशी से क्या होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए
और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी एहसान फरामोश। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। एक दिन उसने 12 सिंघी का शिकार किया और खाने के बाद अपनी गुफा को लौटने लगा। अभी उसने चलना शुरू ही किया था कि एक सियार उसके सामने दंडवत करता हुआ उसके गुणगान करने लगा। उसे देख शेर ने पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये जंगल के राजा, मैं आपका सेवक बनकर अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। सियार बोला। शेर जानता था कि सियार का असल मकसद उसके द्वारा छोड़ा गया शिकार खाना है, पर उसने सोचा कि चलो इसके साथ रहने में मेरा क्या जाता है, नहीं कुछ तो छोटे मोटे काम ही कर दिया करेगा। और उसने सियार को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। उस दिन के बाद से जब भी शेर शिकार करता, सियार भी पेट भर भोजन करता। समय बीतता गया और रोज मांसाहार खाने से सियार की ताकत भी बढ़ गई। इसी घमंड में अब वह जंगल के बाकी जानवरों पर रौब भी झाड़ने लगा। और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने शेर से कहा, आज तुम आराम करो, शिकार मैं करूंगा और तुम मेरा छोड़ा हुआ मांस खाओगे। शेर यह सुन बहुत क्रोधित हुआ, पर उसने अपने क्रोध पर काबू करते हुए शियार को सबक सिखाना चाहा। शेर बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, आज मुझे भैंसा खाने का मन है, तुम उसी का शिकार करो। सियार तुरंत भैंसों के झुंड की तरफ निकल पड़ा और दौड़ते हुए एक बड़े से भैंसे पर झपटा। भैंसा सतर्क था, उसने तुरंत अपनी सींग घुमाई और सियार को दूर झटक दिया। सियार की कमर टूट गई और वह किसी तरह घिसटते हुए शेर के पास वापस आया। क्या हुआ, भैंसा कहाँ है? शेर बोला, हुजूर मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहक गया था और खुद को आपके बराबर समझने लगा था। सियार गिड़गिड़ाते हुए बोला, धूर्त, तेरे एहसान फरामोश का यही हश्र होता है। मैंने तेरे ऊपर दया करके तुझे अपने साथ रखा और तू मेरे ऊपर ही धौंस जमाने लगा। और ऐसा कहते हुए शेर ने अपने एक ही प्रहार से सियार को ढेर कर दिया। तो दोस्तों, किसी के किए उपकार को भूले उसे ही नीचा दिखाने वाले लोगों का वही हश्र होता है, जो इस कहानी में सियार का। हमें हमेशा अपनी वर्तमान योग्यताओं का सही आकलन करना चाहिए और घमंड में आकर किसी तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग एहसान फरामोश होते हैं, उन लोगों पर अंधा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए और न ही उनकी बातों में आना चाहिए। एहसान फरामोश लोगों के साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, सफल या बड़ा आदमी बनने के बाद किसी के एहसान को भूल जाना यह बताता है कि वह व्यक्ति अच्छे चरित्र वाला नहीं है। इसीलिए किए गए उपकार को मानिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि कमियां हमें अनोखा बनाती हैं, यानी कुछ ऐसी कमियां होती हैं हमारे अंदर जो कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए वो अच्छा होती हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर
दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास जो 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। क्योंकि किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो रहती रहती है। फूटे घड़े से दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम्हारी सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। इस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वह जैसा वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करने लगेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी खुद के लिए वो अच्छी होती हैं। तो ऐसी कमियों को बनाए रखिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है और जैसा बीज आप बोएंगे वैसा फल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं जिसका शीर्षक है कि कर्म का फल, जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल मिलता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेते हैं और सुनते हैं यह स्टोरी। राजा भोज उज्जैन के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। उनके यहाँ धन लक्ष्मी का साक्षात वास था। उनके कुछ मंत्री स्वामी भक्त थे तो तथा कुछ लापरवाह और गैर जिम्मेदार थे। ऐसे ही एक मंत्री जो गैर जिम्मेदाराना कार्य किया करते थे, लोगों को परेशान करते थे। उनकी आए दिन शिकायत राजा भोज के समक्ष आया करती थी। एक दिन राजा भोज ने
गैर जिम्मेदार मंत्री तथा एक स्वामी भक्त मंत्री को दरबार में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। आदेश के अनुसार दोनों मंत्री वहां दरबार में राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने दोनों को एक थैला देकर बाग में जाकर फल लाने को कहा। दोनों मंत्री शाही बाग में जाकर फल तोड़ने लगे। जिम्मेदार और स्वामी भक्त मंत्री ने अपने राजा के लिए सुंदर, स्वादिष्ट और ताजे फल तोड़े और अपना थैला भर लिया। वहीं कामचोर और लापरवाह गैर जिम्मेदार मंत्री ने विचार किया, राजा कौन सा थैला देखेगा और फल चुनेगा, जो समझ आए वही झटपट भर लेता हूं। ऐसा सोच विचार कर उसने कच्चे पक्के, सड़े गले सभी प्रकार के फल से झटपट अपना थैला भर लिया। दोनों मंत्री अपने अपने फल के थैले को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजा भोज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, दोनों मंत्रियों को उनके थैले के साथ कैद खाने में कैद कर दिया जाए। आदेश का पालन हुआ। दोनों मंत्रियों को थैलों के साथ कैद कर दिया गया। राजा ने आदेश दिया था कि उन्हें भोजन न दिया जाए। ऐसा ही हुआ। दोनों अलग अलग कोठरी में कैद थे। भूख लगती तो थैले से फल निकालकर खा लेते और अपनी भूख शांत करते। जिस मंत्री के पास स्वादिष्ट और उच्च कोट के फल थे, वह ज्यादा दिन तक फल को खाता रहा, जबकि गैर जिम्मेदार और लापरवाह मंत्री के पास फल की तुरंत ही खराब और बर्बाद हो गए, क्योंकि उसने फल का चुनाव ठीक प्रकार से नहीं किया था। हालात यही हुई कि वह मंत्री बेहोश हो गया। उसको तत्काल उपचार के उपरांत दरबार में उपस्थित किया गया। राजा भोज ने मंत्री को समझाया, यह जीवन एक सुंदर बाग के रूप में है। यहाँ सुंदर और स्वादिष्ट फल के अनुरूप अपने जीवन को चुनना चाहिए, उत्तम व्यवहार करने चाहिए और अपने इस छोटे से जीवन रूपी झोले को भरते रहना चाहिए। बुरे कर्म बुरे समय में काम नहीं आते, अच्छे कर्म ही बुरे समय में संबल बनते हैं, सहारा बनते हैं। इसलिए सभी को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी से जो शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसके साथ सदैव अच्छा ही होता है। बुरे वक्त में भी वह भयभीत नहीं होता। उसका समय किए हुए अच्छाइयों के साथ बीत जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि उसको ऊपर वाला देखता रहता है। आप दुनिया की आंख से छुप सकते हैं, मगर ऊपर वाले से नहीं। इसलिए कोई भी काम हो, चाहे अपना या मालिक का, ईमानदारी से करते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, कर्म जीवन का मुख्य विषय है। शब्दों का हेर फेर भले ही पकड़ नहीं आता, पर सच में हर कोई कर्म से पहचाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए हम जानेंगे कि कर्मों के अनुसार परिणाम क्या मिलता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए सुनते हैं यह स्टोरी। एक नदी के तट पर एक शिव मंदिर था। एक पंडित जी और एक चोर प्रतिदिन अपनी अपनी आस्था के अनुरूप मंदिर आया करते थे। जहां पंडित जी फल फूल दूध चंदन आदि से प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते, वहीं वह चोर रोज भगवान को खरी खोटी सुनाता और अपने भाग्य को कोसता रहता। एक दिन पंडित जी और चोर एक साथ मंदिर से बाहर निकले। निकलते ही चोर को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली मिल गई, जबकि ठीक उसी समय पंडित जी के पैर में एक कील घुस गई।
चोर स्वर्ण मुद्राओं से भरे थैले को पाकर अत्यंत प्रसन्न था, जबकि पंडित जी पीड़ा से परेशान थे। लेकिन पंडित जी को कील की पीड़ा से अधिक इस बात का कष्ट था कि मेरे पूजा पाठ करने के बाद भी बदले में भगवान ने मुझे कष्ट दिया, जबकि इस चोर के कुकर्मों के बदले में उसे स्वर्ण मुद्राओं के रूप में पुरस्कार मिला। तब मंदिर से आवाज आई, हे पंडित, आज तुम्हारे साथ एक बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे सत्कर्मों के कारण तुम केवल कील लगने की पीड़ा पाकर ही मुक्त हो गए। जबकि इस चोर के भाग्य में आज अपार धन संपत्ति प्राप्त का योग था, लेकिन अपने कुकर्मों के कारण उसे केवल कुछ मुद्राएं ही मिली है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से सीखने को मिलता है कि कोई भी घटना यदि घटती है तो किसी न किसी बड़ी घटना या परेशानियों से बचाव पाने के लिए होती है। इसलिए हमेशा भगवान के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो भी जितना भी हुआ वह हमारे लिए अच्छा हुआ। भविष्य में जो भी घटनाएं घटेंगी वह हमारे वर्तमान के कर्मों के अनुसार ही उसका फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म और सोच के साथ जीवन यापन करते रहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, दिलों में मतलब जुबां से प्यार करते हैं, बहुत से लोग दुनिया में यही कारोबार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए आज हम जानेंगे कि कलयुग में क्या होगा। इस कहानी में आज हम देखेंगे कि इसके थ्रू आज कलयुग में क्या चल रहा है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। बात उस समय की है जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन सब में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूर में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और छोटे खाली कुएं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुएं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस तरह क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान, क्या देखा आपने? भीम बोलते हैं, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए और बंदी घर में बैठा दिया। अर्जुन आए
और बोले, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में दो फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही थी तथा मक्के के पौधे से बाजरी निकल रही थी। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं पाया। वापस द्वार पर आया और दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय, सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शर्त के अनुसार सनदेव ने कहा कि आप भी बंदी हैं। नकुल आया और बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारे सफेद गायें जब उनको भूख लगती तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती। उसे कुछ समझ नहीं आया। द्वार पर आया, शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय, गाय बच्चियों का दूध पीती है। यह समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया। सहदेव आए उसके बाद और उन्होंने बोला, मुझे महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखता है कि वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई, डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती है। समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी शर्त के अनुसार बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वो भी द्रौपदी के साथ महल गए। युधिष्ठिर ने दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा, तब बताया तो वो शर्त के अनुसार बंदी हो गए थे। युधिष्ठिर बोले, भीम, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, तुमने जो देखा वह कलयुग में होने वाला एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। दूसरा अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी बिल्कुल कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन होगा, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। ऐसा ही चलेगा कलयुग में। फिर अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। उसका युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। ऐसा कलयुग में होगा। तब नकुल को भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तो तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, यह खत्म नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ। सहदेव को भी कलयुग ने छोड़ दिया और आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, इसीलिए कोशिश करें कि कलयुग की इन बुराइयों से बचें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, मौन रहना ही क्रोध को बस में करने का सबसे सटीक उपाय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम विकास पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है क्रोध पर नियंत्रण। तो क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें, आइए अपनी स्टोरी के माध्यम से आज सुनते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं स्टोरी। एक धनिक का बोधि कुमार नामक एक पुत्र था। युवावस्था में कदम रखते ही उसके माता पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत सुंदरी युवती से के साथ कर दिया। कुछ समय के पश्चात बोधि कुमार के माता पिता परलोक सिधार गए।
एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम धन का आनंद पूर्वक उपयोग करो। हैरान परेशान पत्नी ने पूछा, और आप मेरे प्रभु? बोधि भगवान ने उत्तर दिया, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर एक भिक्षुक के रूप में रहूंगा। पत्नी ने पूछा, भिक्षावृत्ति क्या केवल पुरुषों के लिए ही है? बोधि कुमार ने कहा, नहीं प्रिय, यह स्त्रियों के लिए भी है। इस पर पत्नी बोली, तब तो मैं भी भिक्षुणी बनकर आपके साथ चलूंगी। मुझे धन की कोई चाहत नहीं है। बोधि कुमार ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय। इस प्रकार अपनी सारी संपत्ति का परित्याग कर दंपत्ति वहां से दूर चले गए। एक छोटी सी कुटी बनाकर वहीं भिक्षुक का जीवन यापन करने लगे। एक दिन दंपत्ति की मिठाई खाने की इच्छा हुई। वे राजकीय उद्यान की दुकान में गए। काशी का राजा भी अपने सेवकों के साथ उसी समय उद्यान में मनोरंजन हेतु आया हुआ था। राजा ने भिक्षुक दंपत्ति को वहां बैठे हुए देखा। वह भिक्षुणी के अंतिम सौंदर्य से मुग्ध हो गया। पास जाकर राजा ने बोधि कुमार से पूछा, नवयुवक, यह स्त्री तुम्हारी कौन लगती है? बोधि कुमार ने उत्तर दिया, महाराज, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हम दोनों भिक्षुक हैं। हाँ, जब हम गृहस्थ थे तब यह मेरी पत्नी थी। राजा ने मन ही मन सोचा, इसका अर्थ यह है कि उसकी कोई नहीं लगती है। राजा ने बोधि कुमार से कहा, यदि कोई बलपूर्वक तुम्हारी इस सुंदर पत्नी को तुमसे दूर ले जाएगा तो तुम क्या करोगे? बोधि कुमार ने उत्तर दिया, यदि कोई बलपूर्वक मेरी पत्नी को दूर ले जाएगा, इस कारण मैं अपने भीतर क्रोध की उठती ज्वाला को महसूस करूंगा, तो मैं उसे ठीक उसी प्रकार दबा दूंगा जैसे तेज बारिश धूल कण को दबा देती है। राजा ने बोधि कुमार की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भिक्षुणी की सुंदरता से मुग्ध राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस भिक्षुणी को मेरे महल ले जाओ। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। रोती हुई भिक्षुणी को राज सेवक खींचता हुआ महल ले गया। भिक्षुणी ने राजा के व्यवहार की बहुत भर्त्सना की। राजा ने भरसक प्रयास किया कि वह भिक्षुणी का मन बदल सके, पर सफल न हो सका। क्रुद्ध राजा ने भिक्षुणी को बंदी गृह में डाल दिया और फिर सोचने लगा, यह भिक्षुणी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं है और इसे बलपूर्वक लाने पर भी भिक्षुक ने क्रोध नहीं जताया। मुझे स्वयं ही उद्यान में जाकर देखना चाहिए कि भिक्षुक क्या कर रहा है। राजा चुपचाप उद्यान में पहुंचा। वहां बोधि कुमार शांतिपूर्वक बैठकर अपना वस्त्र सिल रहा था। राजा घोड़े से उतरकर उसके पास गया। बोधि कुमार ने राजा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में तल्लीन रहा। राजा ने सोचा कि भिक्षुक क्रोधवश उससे बात नहीं कर रहा है। बोधि कुमार ने राजा के मनोभावों को समझकर राजा से कहा, मुझे क्रोध आया था, पर उसे मैंने स्वयं पर हावी नहीं होने दूंगा। जैसे बारिश धूल को दबा देती है, उसी प्रकार मैंने क्रोध को दबा दिया है। क्रोध के कुप्रभाव के विषय में कई बातें बोधि कुमार ने राजा को बताई। राजा सब कुछ शांतिपूर्वक सुनता रहा। उसका मनोविकार दूर हो गया और उसे अपनी गलती का भान हो गया। भिक्षुक की शिक्षा से अभिभूत राजा ने भिक्षुणी को उद्यान में लाने का आदेश दिया। भिक्षुक दंपत्ति के साथ समक्ष अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर उसने क्षमा याचना करी और कहा, हे श्रद्धेय सन्यासी, आप दोनों इस उद्यान में प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए भिक्षावृत्ति का पालन करें। मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर भिक्षुक दंपत्ति को नमन कर राजा अपने महल चला गया। भिक्षुक दंपत्ति आराम से वहां रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि क्रोध को कभी भी अपने ऊपर हावी होने न दें। क्रोध ही पाप का मूल होता है, इसलिए क्रोध को अपने बस में करके रखें। काम, क्रोध, मद, लोभ अगर यह आपके बस में है तो उसका परिणाम देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए।
ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में भी कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।